आई एम पास्ड आउट इन 2020। ओ हाँ भाई, सर, वो तो नॉर्मल हो गया उसके बाद। 8-10 घंटे नॉर्मल हो भी जाते हैं अगर आप डेडिकेटेड हाँ होके सर। पढ़ाई करें। सर अगर देखा जाए तो लाइक 50-60% क्वेश्चन और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता आता ही है सर। तो कैसे करना है वो थोड़ा सोच रहा हूँ अभी कि अभी इस साल हो सके या नेक्स्ट ईयर उसको कंप्लीट करना है पहले तो बीटेक। ये थोड़ा तो तो पता ही आता है नहीं था। सर। थोड़ा तो आता है बट कंट्रोल कर लिया फिर। क्या हम्म। कर सकते हैं लाइक। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स वाला में। जैसा आपको मालूम है, आरआरबी 2025 में रिजल्ट आ गया है। आपने एक साल जो बच्चों ने तैयारी की है, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करी है, जिसका रिजल्ट हर सेकंड हमें देखने मिल रहा है। हर सेकंड हमारे पास टेलीग्राम पे किसी ना किसी बच्चे का रिस्पॉन्स आता है कि सर हो गया है सिलेक्शन। और अभी तक जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, हमारे पास फॉर्म भरने के बाद ही हम उसको बोलते हैं, जिन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि हाँ सर हमने आपको कंसेंट दिया है, तो उन बच्चों का अगर नंबर देखें तो करीब करीब 400 टू 500 प्लस हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर आने वाला है जो सिलेक्शन का है। और इसी सिलेक्शन की राह में हमारे साथ इलेक्ट्रिकल में हमारा एक स्टूडेंट है अनीश, जिन्होंने है ना तैयारी की है पीडब्ल्यू के साथ में, एक साल बहुत अच्छे से तैयारी की है। तो वेलकम अनीश। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है सिलेक्शन लेने के बाद? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पहली बार लाइक पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हो गया। फिर ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। चलो, घर वालों को एक बार है ना ये बताओ सबसे पहले कि सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले खुशी बहुत हुई होगी। तो यस मम्मी सर। पापा को बताया सबसे पहले, क्या किसको बताया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया? मम्मी घर पे थी तो मम्मी को ही बताया फर्स्ट। फिर क्या क्या पापा। एक्सप्रेशन थे? घर वालों वो के तो क्या एक्सप्रेशन थे? बहुत खुशी है सर, बहुत खुश हुए। चलिए अनीश, थोड़ा सा है ना अपन बात करते हैं। मैं सबसे पहले एक दो क्वेश्चन आपके है ना करियर से रिलेटेड कर लेते हैं, है ना? तो करेक्ट अनीश, सर। एक बार अपना है ना क्वालिफिकेशन बता दीजिए कि आपने कब क्या पढ़ाई की है और कैसे आपने यहां तक पहुंचने की आपकी राह क्या थी। राइट सर। सर मैं एक्चुअली डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। आई एम पास्ड आउट इन 2020। 2020? 2020 20 में सर। हम्म, उसके बाद मैं एक प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब किया 3 साल। ठीक है। 2023 तक उधर जॉब किया मैं। उसके बाद 2024 फर्स्ट जन से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया, टू बी फर्स्ट जैन प्रिसाइज। 2024 से, यानी कि नया एकदम साल सर। और तैयारी शुरू। एकदम सर। एकदम सर। ये रिजोल्यूशन लिया था, इसका मतलब कि मैं अब एकदम सरकारी सर। नौकरी करूंगा, हाँ? अब तो करना है सर। ऐसा ही कुछ था कि उधर भी छोड़ दिया, अभी तो गवर्नमेंट ही चाहिए, अच्छा जॉब ही चाहिए। तो उसके बाद पीडब्ल्यू में मैं अशोका बैच से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 2.0 जो अशोका बैच था उधर हम्म। से। तो फर्स्ट टाइम मैं जो फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम दिया वो 2024 का जो एसएससी जेई था, उधर एग्जाम दिया था। तो उधर तो वैसे भी उस टाइम एसएससी जेई लास्ट ईयर थोड़ा जल्दी हो गया, उस टाइम तो अच्छे से प्रिपरेशन कोर्स नहीं कंप्लीट ही हुआ नहीं हो पाया था था। अशोका हाँ सर, का। हाँ सर। तो हाँ। तो उसमें हुआ नहीं था। फिर जुलाई में तीन इधर। महीने में, हाँ 3 महीने में कोर्स वैसे होता भी नहीं, क्योंकि अशोका पूरा एक ठीक साल का सर, प्लान ठीक लेके सर। चलता है कि अगले मेरी। साल के बच्चों के लिए पूरा रहेगा। हाँ सर, हाँ सर। वही तो उस टाइम तो मैं जस्ट ऐसे ही दे दिया था। हम्म। एग्जाम आया तो दे दिया, ऐसा ही कुछ था। फिर जेई का नोटिफिकेशन आया तो जेई का तैयारी में लग गया सर। फिर सीपीटी 1 क्लियर हुआ तो अच्छा लगा। फिर टू का प्रिपरेशन, सीबीटी 2 का प्रिपरेशन में लग गया। मेरा ऐसे ही टेक्निकल थोड़ा सही था, टेक्निकल हो गया था मेरा। तो टेक्निकल का प्रिपरेशन में लग गया सीबीटी 2 में। फिर सीबीटी 2 दे के आया। ठीक है। उस टाइम तब मैं अंदर से उतना सेटिस्फाइड नहीं था मेरा नंबर से। बट हम्म। ठीक है, क्वेश्चन में लास्ट तक हो ही गया सर। फाइनली सिलेक्शन जरूरी है, फाइनल सिलेक्शन। सेटिस्फेक्शन नंबरों से तो किसी का नहीं होता, सबको 100 में से 100 चाहिए ही नंबर। हाँ, तो अनीश, एक दो क्वेश्चन पहले है ना आपके उसकी बात कर लेते हैं, सीबीटी वन की। जैसे आपने आरआरबी में सीबीटी वन का सिलेक्शन लिया, तो सीबीटी वन आपको पता है नॉन टेक है, हर बच्चे को पता है नॉन टेक्निकल। तो हाँ सब, सर, हाँ। और एज ए इंजीनियर, हमें डिप्लोमा होल्डर कहूँ चाहे इंजीनियरिंग के बच्चों को कहूँ, वो नॉन टेक्निकल से एक अलग ही घबराहट है, अलग ही डर है। राइट सर। आपने अपने नॉन टेक्निकल का ये डर कैसे भगाया? कैसे आपने इसकी तैयारी करी कि सीवीटी बनकर मुझे नॉन टेक्निकल मेरा क्वालिफाई हो जाए? सर पहले तो मैं इसका लाइक कुशल सर को बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। कुशल सर तो बहुत रीजनिंग में तो सर पूरा हेल्प कर दिया था। फिर हिस्ट्री जियोग्राफी में भी मैं ठीक ठाक पढ़ लिया था।
और मैं जो मोस्टली प्रेफर किया था वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस चेक करना, उसको पढ़ना ही ज्यादा प्रेफर किया था हम्म। नॉन टेक के लिए। और कुशल सर तो मैथ्स और रीजनिंग में वो तो उधर कुशल भैया की बात अलग है। कुशल भैया, यानी मैं तो जब भी इंटरव्यू लेता हूं तो रीजनिंग के तो यूं ऐसे होता है कि सर 100 है ना, पूरे क्वेश्चन किए हैं सर, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। सर तो लाइक जितना पढ़ा है सर उससे ज्यादा कुछ पढ़ना है भी नहीं, हम्म। इवन मैथ्स में भी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि है ना, कितने, यानी मैं अगर पूछूं तो जैसे आप है ना पास आउट थे और 2020 में आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके बाद आप 3 साल जॉब किए, तो इस स्टडी को, इस स्टडी को, आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में कितनी डिफिकल्टीज आई? कि एकदम से होता है ना कि 3-4 साल अब गैप हो गया है, तो हाँ अब सिटिंग नहीं है हमारे पास, हम पढ़ हाँ नहीं सर। पाते। तो इसमें ये कितनी डिफिकल्टीज आई? आपको क्या लगता था कि क्या करूं मैं, अब कैसे मैनेज करूं इस सर, चीज पहली बात तो लाइक जब मैं फर्स्ट 1 मंथ में बोल सकता हूँ, उस टाइम तो मन नहीं लगता था बैठने का। बस जो क्लासेस होता था उसको पढ़ लिया करता था। मैं एक काम पहले से ही किया हूँ कि जब क्लासेस हो रहा था पैरेलली में नोट्स की बैठने से मन नहीं लगता था, जो होता है लाइक 4 इयर्स हो गया आई एम डिटेच फ्रॉम द स्टडीज। तो उसके बाद धीरे धीरे सीटिंग को इंक्रीज करना पड़ा सर। लाइक उसके बाद 1-2 महीने बाद तो प्रॉब्लम नहीं होता था सर, क्लास कर लेते थे। क्लास क्लास में सर पूरा तो हो ही जाता था, जितना पढ़ाया है आपने, सभी सर ने जितना पढ़ाया है सर उस टाइम तो आधा पढ़ा उधर ही हो जाता था। में? उसके बाद तो सर थोड़ा बहुत बैठता था, उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते करते हो हम्म। गया सर, 8-10 घंटा तो हो जाता था उसके बाद। नॉर्मल हो गया, आठ मार्च दस महीने घंटा से तो बैठना तो। में आ गया सर। ओ हाँ भाई, सर वो तो नॉर्मल हो गया उसके बाद। 8-10 घंटे नॉर्मल हो भी जाते हैं अगर आप डेडिकेटेड हाँ होके सर, पढ़ाई करें, है ना। अनिश, एक उतना तो पर्सनल लगता है क्वेश्चन सर। है। हाँ, पापा क्या करते हैं आपके? मेरा पापा प्राइवेट जॉब में है सर। प्राइवेट जॉब में है, हाँ, यानी कि रेगुलर जो प्राइवेट, किस किस में है, यानी किस तरह की जॉब है? he is in like accounts and that accounts department, accounts and stores। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ओके। तो यार अनीश, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के लिए रहता है हाँ ना। सर। आप 2020 में अपनी पढ़ाई बंद कर दिए थे, आपने प्राइवेट जॉब ले ली, कुछ ना कुछ इश्यू होगा कि मेरे को नौकरी चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं, है ना, हाँ कुछ भी उस टाइम होगा उस ऐसा ही समय था। का। उस हाँ समय की कोई भी आपकी कंडीशन होगी फाइनेंशियल, जिसकी वजह से आप गए। तो ये मोटिवेशन किस वजह से आया कि अब प्राइवेट नौकरी छोड़ के सरकारी नौकरी में आना है? सर, एक तो जो बहुत बड़ा चीज उस टाइम काम किया वो तो था उधर हमारा कंपनी का वर्किंग आवर्स। लाइक उधर बहुत ज्यादा वर्किंग आवर्स था, तो हम्म। उसमें तो परेशान हो गए थे सर। तो एक टाइम के बाद तो सोच ही लिया कि अभी तो कुछ ना कुछ करना है, लाइक ऐसे तो जिंदगी काट नहीं सकती। तो फिर भी इसके लिए मैं बहुत ज्यादा सोचा, मेरा फैमिली से डिस्कस किया, मम्मी पापा से डिस्कस किया। मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम कि जो मन चाहे कर लो, 1 साल 2 साल दे दो गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि उतना तो सर चाहिए होता है अभी बिल्कुल प्रिपरेशन के टाइम में। तो दे ऑल्सो सपोर्टेड अ लॉट सर। सो उस बिल्कुल, टाइम कौन ऐसे माँ ही। बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा सेटल हो प्रॉपरली, है ना, और हाँ सरकारी नौकरी से ज्यादा अच्छा सेटलमेंट कहीं है भी नहीं। तो हाँ ये सर। जरूरी भी है आपका कि, है ना, हमें अपने माँ बाप को तो खुश रखना ही है, जो कि मेरे को लगता है आपने अभी जितना कुछ किया होगा, क्योंकि राइट सर। उम्मीद हर किसी को है ना, कि हमारा बच्चा सिलेक्शन लेगा। हम उस उम्मीद पे कितना खरे उतर रहे हैं, हम उसके लिए कितना डेडिकेटेड होके काम कर रहे हैं, वो बहुत राइट। मैटर करता है। डेडिकेटेडली 8 से 10 घंटा तो पढ़ना है सर, उसके बाद ही कुछ सोच सकते हैं। जितना बार रिवीजन कर सकते हैं वो बढ़िया रहेगा सर। जैसे अनीश, एक और चीज, आप 8 से 10 घंटे जो बता रहे हैं, ये आप सेल्फ स्टडी की बता रहे हैं कि पीडब्ल्यू की जो क्लासेस होती हैं रेगुलरली उसके साथ में बता रहे हैं? नहीं सर, पहले जब जितना दिन तक क्लासेस चला उसके बाद वो तो 8-10 घंटे नहीं होता है, ऑलमोस्ट 6 आवर्स तो क्लासेस हो जाता है, 6 to 7 आवर्स। वही। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो जो क्लास होते रहता है, मतलब जिस दिन आज शायद आज बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास हो गया, तो उसके हम्म। बाद उसको पढ़ना है। और पहले पहले दिन जो आपका क्लास हुआ था वो मैं पढ़ लेता था, एक बार देख लेता था, वैसे बिल्कुल। वैसे करके मैं पढ़ता रहा। चलिए अनीश, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों को लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे बहुत सारे बच्चों का एक टारगेट होता है कि मैं पहले सब्जेक्ट खत्म कर लेता हूं, और जब मेरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये बता दो, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी तैयारी के लिए आपके हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने जरूरी होते हैं? सर अगर देखा जाए तो लाइक
50-60% क्वेश्चन और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता आता ही है सर। लाइक वो अगर कॉपी पेस्ट भी नहीं हुआ तो भी उसका कॉन्सेप्ट तो आ ही जाता है सर। सो वो तो जरूरी होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगर 60% क्वेश्चन भी आ गया प्रीवियस ईयर से और कंसेप्ट से तो बहुत होता है। बाकी तो सर पढ़ाई से बाकी 30% 40% तो होगा ही। बट 10% क्वेश्चन ऐसा रहता ही भी है जो नहीं हो पाता है। बिल्कुल, तो वो तो रहता ही है सर। 100% कहीं एफिशिएंसी नहीं है कहीं पे भी, हाँ सर। है ना? तो वो उस पे फोकस किया भी नहीं जाए तो अच्छा रहता है ना? हमें सिलेक्शन चाहिए ना कि 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। हाँ सर। तो दूसरे एक और चीज, जैसे आप जैसे तैयारी कर रहे थे तो राइट सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप क्लासेस के साथ में ही लगाते थे या आप सब्जेक्ट खत्म होने का वेट करते थे? नहीं सर, मैं पहले सब्जेक्ट को खत्म होने के बाद अच्छे से रिवाइज करता था, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन में जाता था। क्योंकि अगर उस टाइम मेंटेलिटी ऐसा रहता है कि क्वेश्चन सब पढ़ाई के साथ साथ अगर मैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू अटेंड कर लिया उस टाइम नहीं होता था तो डिमोटिवेशन आता था सर। डिमोटिवेशन आता था। तो इसके लिए बाद में ही अगर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया पूरा उसके बाद अच्छे से 2-3 बार 4 बार पहले तो रिवाइज कर लिया, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट में जाता था। तो वैसे तो 3 बहुत से बार 4 ट्राई। बार रिवीजन करना है, उसके बाद क्वेश्चन लगाने, यानी कि कोई भी टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर रहे हो, उसके क्वेश्चन लगा रहे हो, तो एक बार अच्छे से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। करेक्ट सर, वो भी 3-4 बार तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि बिकॉज 3-4 बार वो फर्स्ट क्वेश्चन लगाने के लिए उतना तो चाहिए, बाद में तो आपको एटलीस्ट 20-30 कितना बार भी रिवीजन कर सकते हो। आपका नोट्स को जो लिखा हुआ है नोट्स में उसका एक एक पॉइंट रिवाइज करना जरूरी है सर। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है कि हम लोग तो भूल जाते हैं सर। बिल्कुल, बहुत यूटिलिटी बड़े के ऊपर सब्जेक्ट से भी हैं। यूटिलाइजेशन है सर। बिल्कुल, दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सिलेबस ही इलेक्ट्रिकल का कहा जाता है, कि राइट सर। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस सबसे बड़ा कहा जाता है, जो भी चीजें हैं। तो एक अच्छा वो है ही है ना? अब अनीश, सबसे बड़ी बात, है ना, क्या आगे का प्लान है? सरकारी नौकरी ये, या अब इससे बड़ा कुछ सोचना है? नहीं, मैं तो एक्चुअली जैसा बोला सर डिप्लोमा करके ही पूरा अभी तक जॉब किया, फिर ये एग्जाम के प्रिपरेशन में लग गया। सो नेक्स्ट प्लान है मुझे बीटेक कंप्लीट करना है। तो कैसे करना है वो थोड़ा सोच रहा हूँ अभी कि अभी इस साल हो सके या नेक्स्ट ईयर उसको कंप्लीट करना है पहले तो बीटेक। हाँ, तो आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है ना? अभी तो आपको टाइम लगेगा, तो आप प्रॉपरली पढ़ सकते हैं उस चीज के लिए, हाँ है ना? सर, वो और भी। आपको इसके लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग सब इंजीनियरिंग के लिए राइट सर, स्टूडेंट राइट थे, सर। है ना? एनी तो टाइम वो सर। चीज है। अगर अनीश लास्ट, है ना, ऐसी 3 टिप्स आपके जूनियरों के लिए जिससे आपको लगे कि इन 3 टिप्स को अगर फॉलो कर लोगे तो सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो जाएगा। पहले तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि सिलेबस अच्छे से खत्म करना है पहले। हम्म। स्पेशली जो सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है कोई भी जेई एग्जाम में, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गया, ये हम्म। सब तो पहले जो जो बड़ा सब्जेक्ट है उसको पहले खत्म कर लेना है। क्योंकि उस वो खत्म हो गया तो 60% सिलेबस तो 70% 60-70% हो सिलेबस जाता है। कंप्लीट हो गया। तो वो तो पहले खत्म कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है जैसे कंट्रोल सिस्टम हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ये सब सब्जेक्ट में दिन जाना है। तो पहले तो पूरा सिलेबस अच्छे से क्लोज करना होगा। क्योंकि अभी अभी का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो सिलेबस में कहीं से भी वो लोग क्वेश्चन उठा लेता है। सो सिलेबस खत्म करना बहुत ही जरूरी है पहले। एक और चीज जो अभी मुझे अभी बिल्कुल याद आई है ना? हाँ सीबीडी 2 में बहुत सारे बच्चों ने जो पेपर दिया तो लाप्लास आप लोगों के सिलेबस में नहीं होता, पर क्वेश्चन आ गए थे। तो हाँ क्या सर। हाँ आप कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे वो क्वेश्चन? सर, मैं एक क्वेश्चन तो कर पाया, एक क्वेश्चन नहीं कर पाया था क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ के नहीं गया था लैब प्लस। तो हम्म। बेसिक में जितना वो याद रहा एक क्वेश्चन में कर पाया था, बाकी एक क्वेश्चन नहीं कर पाया था सर। अच्छा, और ये आउट ऑफ द सिलेबस जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनके लिए क्या डिमोटिवेशन आया वहां पे जब पेपर दे रहे थे कि यार ये क्यों आ गया, ये थोड़ा तो तो बनता ही आता है नहीं था? सर। थोड़ा तो आता है बट कंट्रोल कर लिया फिर। क्या हम्म। कर सकते हैं लाइक। सभी चलिए, को बहुत एग्जाम में एक दो तो आ ही जाता है तो। बिल्कुल 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 बहुत जरूरी भी है। देखो, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? हाँ जब सर। भी आप कोई भी एग्जाम देते हो तो ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है? 90% तो किसी भी दुनिया में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का ले लो तो की सिलेक्शन होना ही है। तो 10 क्वेश्चन तो आप वैसे भी ये मान लो कि कोई दिक्कत नहीं होती, है ना? राइट सर। इसके अलावा भी और 90% कर लोगे तो टॉप 10 में आ जाओगे। तो हाँ एक सर। अच्छा खासा डिफरेंस होता है, तो इसलिए कभी डिमोटिवेट नहीं होना होता। बहुत बार बच्चों के साथ ये हो जाता है कि स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन एक साथ नहीं बने और बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। तो वो नहीं करना है। जब भी
जब भी आप लोगों को ऐसा लगे कि भैया एकदम से 3-4 क्वेश्चन नहीं बने, तो अपना सिनेरियो चेंज कर दो। स्टार्टिंग से कर रहे थे, 80वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, बीच में रैंडमली कहीं क्लिक करके करना स्टार्ट कर दो। तो ये मैं ऐसे स्ट्रेटेजी फॉलो करता था कभी कभार, जब मेरे पेपर में एक आध में दिक्कत होती थी तो। मैं तो सर वो छोड़ के चला जाता हूँ, लास्ट में ट्राई करता हूँ। जो एक बार में नहीं होता है और देख के पता चलता है कि नहीं होगा एक बार में, और मैथमेटिक्स है, कोई भी न्यूमेरिकल्स आ गया, तो मैं उसको पहले तो छोड़ के चला जाता हूँ, कोई भी एग्जाम में, मॉक में भी ऐसे। फिर बिल्कुल। लास्ट में उसको अटेम्प्ट कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट लास्ट उस टाइम क्वेश्चन थोड़ा टाइम बच जाता है, तो उस टाइम थोड़ा शांत हो जाता है दिमाग। हाँ रीचेक हो जाता है, और उस समय हाँ आ भी जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन रीचेकिंग हाँ, में, हो जाता है यार ये सर उस ऐसे टाइम। होता है करेक्ट ना। सर, उस टाइम तो हो तो जाता है थोड़ा बहुत। एक लास्ट क्वेश्चन अनीश, है ना, हाँ, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। सबसे लास्ट में, टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, कि आया ना पेपर देने से पहले टेस्ट सीरीज लगाना सही है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है सर। टेस्ट सीरीज से, टेस्ट सीरीज का मार्क्स से कुछ मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज का जो मार्क्स है उसको तो एग्जाम हॉल के साथ डिफर कर जाता है वो। बट वो जो क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो अप्रोच होता है, टाइमली खत्म करने का जो अप्रोच होता है, वो टेस्ट सीरीज में बहुत मैटर करेगा सर। और एक टेस्ट सीरीज में जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो रियल एग्जाम से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको पहले नोट कर लेना चाहिए। मैं ऐसा ही करता था कि जो टेस्ट सीरीज में, मॉक में जो क्वेश्चन नहीं आता था मुझे, मेरे को नेगेटिव हुआ और गलत कर दिया, नहीं हुआ, तो उसको मैं एक नोटबुक में नोट कर लेता था। तो वो जो क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, अगर बिल्कुल। आप 20, 25, 30 टेस्ट सीरीज लगा लिया, उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक आ जाएगा आपके पास, वो बहुत हेल्प करेगा सर। बिल्कुल, मिस्टेक बुकलेट में हमेशा कहता भी हूं बच्चों से कि एक मिस्टेक बुकलेट बनाओ, है ना, और जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे आपको मिस्टेक जो मिलेंगी वो अपने नोट्स में लिखने की आदत डालो। और जिस राइट बच्चे ने राइट अपनी लाइफ में गलतियां पकड़ ली ना, वो दुनिया में कभी नहीं हार सकता। तो अपनी राइट। गलतियां पकड़नी है, ये नहीं देखना कि हम सही कहाँ हैं। सही तो हाँ, सब जगह होंगे हम, जो जो गलतियां सही है करते सर। हैं हम, केवल वो गलतियां अगर हम लिख लें एक जगह पर अपनी नोटबुक में, तो आप 90% जीत गए जंग। राइट सर, वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि मैं किधर किधर लैग कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल। किधर किधर इम्प्रूव करना टॉपिक भी है, क्लियर कौन हो से जाते हैं कि सब्जेक्ट हाँ, में। सर, टॉपिक क्लियर हो जाते हैं कि हम कौन से टॉपिकों में लैग कर रहे हैं। करेक्ट सर। चलिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट। अनीश, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार थैंक बच्चों यू को सर, अपना थैंक यू। मेरिट स्कोर, रॉ स्कोर बता दो और नॉर्मलाइज स्कोर बता दो। मेरा रॉ स्कोर था, मतलब जो एग्जाम में आया था वो 99 था सीबीटी 2 में। हम्म। और जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो 107 पॉइंट समथिंग था, आई थिंक 107.44। एंड जो मेरिट इंडेक्स आया वो 769 आया है। मैं हम्म। आरआरबी कोलकाता से अपीयर किया था। बिल्कुल, तो आरआरबी कोलकाता में अनीश ने सिलेक्शन ले लिया है, तो सबसे पहले पीडब्ल्यू की पूरी टीम की तरफ से और सभी स्टूडेंट और जूनियरों की तरफ से भी आपके कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो, है ना। और थैंक यू। आपसे मैं एक उम्मीद हमेशा करूंगा कि आप लोग, जैसे आप हमारे टेलीग्राम चैनलों पे जुड़े हुए हैं, हाँ तो एक चीज आपको हमेशा करते रहनी है, वो है अपने जूनियरों का सपोर्ट, ठीक है। तो थैंक जहां पे भी कोई भी यू। टेलीग्राम पे बच्चों के डाउट आते हैं, तो एज अ सिलेक्टर आप सिलेक्ट कर लिए हो, सिलेक्शन लिए हो, तो आपका एक हमेशा एक है ना अनसेड रूल होना चाहिए कि अब हमें अपने जूनियरों को भी गाइड करते रहना है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि मेरे टेलीग्राम पे जब भी आप रहेंगे, जो भी बच्चों के डाउट्स होंगे, तो आप लोग भी वो कभी ना कभी बताएंगे कि कैसे, है ना, आगे बच्चों को जरूर सर, अप्रोच करना जरूर। है जूनियरों को। एनी टाइम सर। इसके अलावा सबसे कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार और। तो ये थैंक है यू। अनीश, जिन्होंने आरआरबी जेईई में इस साल सिलेक्शन लिया है, और उम्मीद करेंगे कि फ्यूचर में भी आगे बहुत सारे कीर्तिमान और बहुत सारे अचीवमेंट हासिल करेंगे अनीश, सर। और अपने मम्मी पापा का और पीडब्ल्यू और हम सबका भी नाम रोशन करेंगे कि स्टूडेंट हमारे भी है ना। तो इसी के साथ में मिलते हैं और सिलेक्शन वाले बच्चों के साथ डिस्कशन करते हुए, तब तक के राइट लिए राइट सर। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।